हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल ज़फ़र गुज्जर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अनपढ़ सहाफ़ी। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान अरफान रशीद, जो कि अरब वाला से तल्लुक़ रखते हैं और इधर कोरिया में ये थेगू में काम करते हैं। तो आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो ये मेरे पास आए हैं। तो आए इनसे कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं। जी इरफान साहब, जी हाँ। तो आपको कोरिया में आए हुए कितनी देर हो गई है? मुझे कोरिया में आए हुए तकरीबन 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। अच्छा, तो कोरिया में जो है ना, जो लोग कहते हैं कि कोरिया में आके बंदा जो है ना वो सही से इंजॉय करता है, तो आपने कोरिया को कैसा पाया? कोरिया में वही सही एंजॉय करता है जो नाइट ड्यूटी नहीं करता। हाँ, डे ड्यूटी करते हमने हमारे जितने भी दोस्त हैं ज़्यादातर वो डे ड्यूटी करते हैं। अगर जो डे ड्यूटी करता है उसकी इतनी की सेहत होती है कि वो इंजॉय कर सकता है। हाँ। अच्छा, तो दोस्तों बात असल में इस तरह के ये प्रोग्राम शुरू करने का जो मेरा मकसद था ना वो ये है कि अपने जो पाकिस्तानी भाई हैं उनसे चंद मिनट बैठ के कुछ इस तरह की बातें कि जिनसे मेरे जो पाकिस्तान में भाई हैं उनको कोई फ़ायदा हो जाए, या उनकी जो इधर की ज़िंदगी है उसके बारे में, या जो वो पाकिस्तान से ख्वाब लेके आए थे वो कहाँ तक पूरे हुए, इस तरह की कुछ चंद जो है ना बातें होंगी। तो अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी माजरत। तो जनाब आप ये बताएं मुझे कि जब आपने सोचा था कि मैंने कोरिया जाना है, तो आपको किसी एजेंट ने गाइड किया, आपने किस गांव में किसी दोस्त को देख के, उसकी तरफ देख के आपने कोरिया की तरफ जो है ना वो सोचना शुरू किया और कोरिया के लिए? और दूसरा ये बताएं कि आप किसके थ्रू कोरिया आए, किसी एजेंट के थ्रू कोरिया आए या किस तरह कोरिया आए? ये आजकल बड़ा चल रहा है ना कि एजेंट जो है ना वो पैसे लेके। सबसे पहली बात सब दोस्तों के लिए जो कोरिया में आना चाहते हैं कि एजेंट के थ्रू कोई भी कोरिया नहीं आ सकता, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो ओवरसीज़ पाकिस्तान ओईसी से किया है। अगर कोई इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो कोरिया की जो वेबसाइट, कोरिया और पाकिस्तान की जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वेबसाइट है एचआरडी ओईसी वालों की, की या ओवरसीज जी, एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की उन उन उनकी वेबसाइट विज़िट करके सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है वहाँ से। मिल जाती है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे कोरिया आए? आप कोरिया टेस्ट दे के पास करके, उसके बाद स्किल टेस्ट दे के पास करके फिर आए कोरिया? जी, हमारे दौर में भी स्किल टेस्ट भी होता था और पहले, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है कि पहले स्किल टेस्ट वो एज आ फन लिया जाता था सिर्फ। अब जो है वो उन्होंने लाजम करार दिया है, उसमें पास होना भी लाजम है, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है। ये फ़र्क है पहले और अब के बारे में। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब जो स्किल टेस्ट होगा उसका बड़ा उसमें किरदार होगा आपके कोरिया आने में। जी, अब जो स्किल टेस्ट हो रहा है वो आपके जो मार्क्स हैं और स्किल टेस्ट के मार्क्स हैं दोनों को वो मिला के इसके बाद जो है वो मेरिट बनाते मेरिट हैं। बनेगा। तो पहले स्किल टेस्ट लाजमी होता था, लेकिन उसमें पास होना नहीं होना उसके बारे में कोई आपको यानी कि प्रेशराइज नहीं किया जाता था ना। तो अभी जो है वो आपको स्किल टेस्ट में भी पास होना लाजमी है। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कोरिया में आए अभी कितनी देर हो गई है? अभी मुझे 4 साल हो गए माशाल्लाह। 4 साल ख़त्म हो गए, जी 1 साल का और वीज़ा रह गया। जी। तो आप जब कोरिया आए थे तो जो आप प्लान लेके कोरिया आए थे वो कोई कंप्लीट किए या अभी रास्ते में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी हमारे जो कारोबार है वो सेट था पहले भी, लेकिन जो कोरिया आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको एक्सटेंड किया, उसको बढ़ोतरी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो गोल लेके आए थे उनमें बहुत सारे अचीव कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह 1 साल अभी बाकी है और बहुत कुछ अचीव करेंगे तो अल्लाह ताला अभी की आप रहमत ये से। बताएं दूसरी बात कि ये जो हमारे दोस्त आते हैं पाकिस्तान से और आते ही जो है ना कंपनी चेंज कर देते हैं, एक जगह पे काम थोड़ा सा मुश्किल होता है तो वो कंपनी चेंज कर देते हैं, तो आपने भी कंपनी चेंज की? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी चेंज नहीं की। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे जो सीनियर होते हैं यहाँ, वो ये करते हैं कि जब उनसे कॉल कोई करता है, आप ये बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी कोई किसी दूसरी जगह में जाता है
तो उसको ज़हनी तौर पर प्रेशराइज होता है, वो रिलैक्स नहीं होता उसी तरह ना। तो कोरिया आने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ की खुराक आपको जो है वो टेंशन मेंटली देती है। उसके बाद जो है यहाँ का काम का तरीका, पाकिस्तान और यहाँ के काम के तरीके में बहुत फ़र्क है, आप भी ये जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। यहाँ का बहुत तेज़ी से काम लेते हैं, लेकिन इतना हमारे पास जुल्म नहीं करते, तेज़ी से काम लेते हैं। हमें भी कुछ चीज़ें वहाँ हम अपनी अना पे बैठे होते हैं ना, यहाँ पर वो अना पहले ख़त्म करवाते हैं ना। हमारी जब अना ख़त्म होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है ना, पेन होता है। तो अगर किसी में अना ना हो तो वो बड़ी इजी से यहाँ सेट हो सकता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि काम को काम समझ कर किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बंदा काम को अना समझ ले, मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा सीनियर आपको कोई काम कहता है तो आप काम की तरफ नहीं देख रहे, आप उस सीनियर की तरफ देख रहे हैं कि इसने मुझे क्यों कहा है जी, तो फिर तकलीफ देता है काम। यही बात है। और दूसरी बात है, जब जो कंपनी चेंज कर लेता है, पहली बार तो जब कंपनी चेंज करता है वो दोबारा उस कंपनी में पाकिस्तानी को किसी को वो बुलवाते नहीं हम पाकिस्तान से, ये बहुत बड़ी बात। दूसरों का भी नुकसान होता है, जो हमारे पाकिस्तान में भाई वेट कर रहे हैं उनका भी नुकसान। यही बात है, क्यों हमारे दोस्त अक्सर पोस्ट से लगी होती हैं फेसबुक पे, यार हमारा वीज़ा नहीं आ रहा, हम एक्सपायर हो रहे हैं, क्या वजह है? यही वजह है, जब कोई दोस्त आता है वो ये सुनता है। अमूमन आमतौर पर जो आप देखते हैं जो कंपनियां जो होती हैं वो पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से मंगवाते हैं अपने वर्कर्स को, वो एक लिमिटेड तनख्वाह में होती है ना, तो जो ज़्यादातर ओवर टाइम देती हैं, बेसिक सैलरी होती है या थोड़ा सा ओवर टाइम साथ होता है, आपके जो कहते हैं एक रूटीन में आ जाती है ना। तो दूसरी जो बात है, जो दोस्त ये चाहते हैं कि हम बहुत जल्द से अमीर हो जाएं, बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसा आ जाए, वो दूसरे जब सीनियर दूसरे किसी फैक्ट्री से कोई दोस्त अहबाब होते हैं या कोई रिश्तेदार होते हैं, वो जब ये बताते हैं यार हमारी तो इतनी सैलरी निकल रही है, यार हमारी इतनी कम क्यों है, फिर इंसान सोचता है उनको सीनियर जो यहाँ पहले अपने जूनियर जो नए लोग आते हैं उनको समझाना चाहिए कि आप एक ही फैक्ट्री में काम करें, इससे हमारे जो पाकिस्तान की रेपुटेशन और रैंकिंग में भी फ़र्क आएगा और बहुत ज़्यादा लोग भी आएंगे। और दूसरी बात है, जब आपका वीज़ा ख़त्म होता है ना, उस वक्त सब लोग सोचते हैं, अभी मेरे साथ जो दोस्त आए थे जिनका वीज़ा ख़त्म हुआ है, वो अब 1 साल रहता है लेकिन वो बड़ी टेंशन में है अभी। अच्छा, तो आप उस फैक्ट्री में कितने लोग आए थे? हम 2 लोग आए थे। तो आप दोनों लोग उधर ही काम कर रहे हो? नहीं, हमारे साथ मेरा जो कोलीग था वो फैक्ट्री छोड़ के चला गया था। और आप अभी उसी कंपनी में हो? उसके बाद कोई पाकिस्तानी आया? नहीं, कोई नहीं। उस मालिक से मैंने एक बार बात की, मैंने कहा अगर वर्कर आपको चाहिए, मालिक ने ये बात मेरे से की थी कि अगर आपको कोई टेंशन है, आपको चाहते हो वर्कर, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आपके मुल्क से नहीं मंगवाऊंगा ना। अच्छा, वो उस बंदे के छोड़ने की वजह से मालिक ने ये कहा कि आपको इधर से वर्कर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन मैं आपके मुल्क से नहीं लूंगा। यही बात है। तो अभी आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं इधर ही काम करके जी, तो इस मालिक का इत्माद इतना बहाल करूं कि दोबारा ये पाकिस्तानी पे ट्रस्ट करे। जी, आप उसको इतना काम दे रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है और काम भी मैं अच्छी प्रोडक्शन भी दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान सीख कर इंसान को जो ज़बान पर अबूर आता है ना, तो मैं दोस्तों सब से यही कहूँगा जो कोरिया आने के लिए भी वो अपनी ज़बान को जो है वो प्रॉपरली जो सीखें, और इसके बाद आपको काम करने में भी जो इजी होगा और समझने में भी इजी होगा। अक्सर जो हम फॉरिजनर हैं वो जब कोई बात करता है, आपका फोरमैन या जो भी है, सीनियर जो भी बात करता है, वो समझ नहीं आती और वो इस बात से परेशान होता है कि इसको समझ नहीं आ रही। यही बात, लेकिन समझा लेते हैं ये लोग, काम ले लेते हैं, समझा लेते हैं, लेकिन वो आपको जब किसी बार वो बात करते हैं, आप सिर्फ ओके ओके कह देते हैं, लेकिन बाद में आपको पता नहीं होता काम का, आप कोई उल्टा काम कर देते हैं, बाद में वो आपको गुस्से होते हैं, तो आप कहते हैं क्यों गुस्से हो रहा है मुझसे, यही बात होती है। कोरियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको अगर बंदा सही तरीके से समझा ले ना तो वो परेशान, फिर आप भी नहीं परेशान होते और वो भी परेशान नहीं होता। यही बात है। तो आप, इसका मतलब है कि अभी आपका मालिक पाकिस्तान से बंदे नहीं मंगवाएगा, क्यों कि आपका जो कलीग था, अगर वो उधर ही काम करता, आप दोनों उधर ही अच्छे से काम करते, तो हो सकता है कि आगे भी जो ऑफ कोर्स उसने ज़रूर बुलाने थे। अभी वो मुझे कह रहा है कि आपको नेक्स्ट वीज़ा दूंगा, क्योंकि मैंने अच्छा काम करके दिखाया है वहाँ,
यही बात है। हाँ, तो अभी आपको वो नेक्स्ट वीज़ा भी दे। जी अच्छा, तो अभी आप मुझे ये बताएं कि आपको 4 साल हो गए हैं इधर जी कोरिया में आए हुए, तो आपने जो इधर मिसाल के तौर पे फूड का जो है सिस्टम निज़ाम, जो हमारे पाकिस्तानी जो हलाल फूड वाले आपको पहुंचाते हैं, वो किस तरह आप हासिल करते हैं? मिसाल के तौर पे फ़ोन पे हासिल कर लेते हैं, या वो आपको घर में दे देते हैं, या कि आप अब ख़ुद इतने हंगूमल के शारे हो गए हैं, ज़ुबान के छारे हो गए हैं कि आप अपनी मार्केट से सारा कुछ ख़रीद लेते हैं, मां सिवाय एक आटे के? हम तो अपनी मार्केट से हर चीज़ मिल जाती है। आप तो तमाम मार्ट्स पर आप देखें, अगर वो उन्होंने फॉरिजनर के लिए एक अलहदा सेटअप बनाया होता है, वो थाई वियतनामी ये सब का मिक्स होता है ना, वो एक अलहदा सेटअप बनाया होता है वर्ल्ड मार्ट सिस्टम। हर मार्ट में तकरीबन, कोरियन मार्ट्स में हमारे इलाके में भी है, तो वहाँ से आप इजीली फूड तमाम प्रोवाइड हो जाती है, आटा भी मिल जाता है। बस आपको जुबान आनी चाहिए, जुबान पढ़ना आना चाहिए, यही बात। आइटम के मिसाल को दालें सारी मिल जाती हैं आपको, हर चीज़ मिल जाती है और रियायत भी मिलती है। और रियायत भी मिलती है। और दूसरी बात, मां सिवाय चंद चीज़ों के, टी पत्ती हो गई जी, या वो भी मिलती है, इधर से वो नुक्शा वगैरह मिल जाता है, लेकिन वो पत्ती भी मिलती है, हर चीज़ मिल जाती है जी, अगर आपको जुबान आती हो तो, और सस्ती मिल जाती है। यही बात है। हाँ, तो दूसरी बात कि आप अब जब पाकिस्तान से आए थे, 4 साल हो गए हैं, छुट्टी कितनी दफ़ा गए हैं पाकिस्तान? छुट्टी एक दफ़ा लग गया। कितने दिन की? वो 2 हफ्ते की। सिर्फ 2 हफ्ते की? अभी आपकी शादी नहीं हुई? अभी शादी नहीं हुई ना। अच्छा, तो जो दोस्त शादी नहीं करके आए कोरिया में, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कोरिया से जाके शादी करनी चाहिए, वीज़ा फिनिश करके जाके शादी करनी चाहिए, या दरमियान में 2 साल बाद जाके शादी कर लेनी चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, ये बादशाहत की ज़िंदगी होती है जब बंदा सिंगल होता है। हमेशा हम देखते हैं जब भी कोई बादशाह होता है वो दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है ना, तो ये बादशाह एक, मैं जो देखता हूँ सिंगल बादशाह जो होता है, ये क्यों कर गुलाम बनने की कोशिश करता है जल्दी में। अच्छा, तो आपका मतलब है कि शादी जो है वो गुलामी है? यही बात नहीं, 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 ये बात आप गलत कह रहे हैं। शादी आप किस तरह कह सकते हैं कि शादी तो एक बंदा मुकम्मल होता है शादी के बाद। ये बात नहीं कह रहा कि आप शादी ना करें, लेकिन शादी के बाद जो लाइफ है या शादी से पहले जो लाइफ है, ये कुछ डिफरेंस होती है। तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि कोरिया आते वक्त शादी ना करके आए? मैं तो यही मशवरा दूंगा कि जो अगर आप 15 दिन या 30 दिन या 2 माह भी अगर लेकर जाते हैं, जाके शादी करते हैं, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। आप यहाँ 5 साल काम करें और बाद में जाके शादी करें। आप 3 माह रहें वहाँ, बाद में जो अगर आपको दोबारा वीज़ा मिलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा वापस आएँ और फिर अपनी वीज़ा चेंज करके E74 में या किसी में कन्वर्ट करके उसके बाद तो आप अपनी फैमिली को साथ लेकर आएँ। तो शादी का यही मकसद होता है। शादी का यह मकसद नहीं होता कि 2 माह साथ रहे, बाद में 3 साल यहाँ रहे। उसके भी बीवी को भी कुछ हकूक़ होते हैं, उनको भी हकूक़ देना चाहिए, बच्चों के भी हकूक़ होते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग शादी नहीं करके आ रहे, उनको कोरिया के दरमियान में छुट्टी लेके जाके शादी नहीं करनी चाहिए जी, बल्कि वीज़ा ख़त्म करके शादी। तो जो लोग मेरी तरह मिसाल के तौर पे 30 के होके कोरिया में आते हैं, वो तो 5 साल के बाद 35 के होके जाके 35 के होके जाके भी शादी करेंगे। हो सकता है अगर उनका आगे 2 साल का जो कोरोना पीरियड चल रहा है, 2 साल का वैसे आगे चला गया, तो 37, 38, 40 के होके वो कैसे शादी करेंगे? वो तो बूढ़े हो जाएंगे बेचारे। वो उनके लिए 2 ऑप्शन है ना। अच्छा, वो इधर शादी कर लें? वो या तो इधर शादी कर लें, पहली बात है। तो जो 30-35 का होता है वो पाकिस्तान में शादीशुदा होता है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। नहीं, कुछ होते हैं ना जो नहीं होते कोई। अच्छा, तो दोस्तों असल बात ये है कि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो हमारे भाई पाकिस्तान में बैठ के कोरिया आने के सपने देख रहे हैं, या जो पाकिस्तान से कोरिया आना चाहते हैं मज़दूरी के लिए, क्योंकि इधर मज़दूरी है, कुछ भाई हैं जो बिज़नेस के लिए भी आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी एक तो मालूमात थी, और दूसरी इसमें कुछ चंद सवाल ऐसे जैसे ये शादी के कर लिए या इस तरह के कर लिए, उससे जो है ना उनके थोड़ी सी जो है ना वो मुस्कुराहट के लिए।
तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो है ना भाई से कुछ इस तरह के सवाल करूँ कि जिसके इनको जवाब देने को मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन आपको मज़ा आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इनसे कहूँ कि आपको पाकिस्तान के इन 3 सियासतदानों में से कौन सा सियासतदान पसंद है? नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान। इमरान खान बेहतर है। अच्छा, बिलावल, मरियम, हमज़ा। उनमें से जो है वो बिलावल का क्यों रंग की कच्ची है। हाँ। अच्छा, तो अगर एक्टरों में नुमान एजाज, आफ्ताब, वासे चौधरी। वासे चौधरी तीनों एक्टर ही हैं तकरीबन, क्योंकि तीनों का प्रोग्राम ऐसा है कि वो हंसने खेलने वाला है जी, ना। वासे चौधरी तकरीबन ठीक है मेरे अंदाजे में। हाँ। तो अभी आपके पास ये 4 मैंने पर्चियाँ बनाई हैं अभी बैठे हुए। असल में प्रोग्राम ये हमारा पहला है, इसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगा कि इसको बेहतर करूँगा ना, क्योंकि ये बक्स बनाऊँगा, इसमें वो पर्चियाँ वाला सारा सिस्टम बनाऊँगा, और जो जो गलती इसमें होगी वो आपने मेंशन करनी है ताकि अगले प्रोग्राम में उसको बेहतर कर सकूँ ना। फिर साढ़े बारी गलतियाँ क्यों? ये सबसे पहला प्रोग्राम है और मैंने आपका इसलिए किया क्योंकि आपसे मेरे कुछ तल्लक हैं, तो अगर कोई गलतियां भी होंगी तो आप उसके बारे में जो है ना वो नहीं कहेंगे कि यार ये गलत किया थैंक सुहेल यू, ने। बहुत शुक्रिया जी। तो ये आप इनमें से एक उठाएंगे, जो इस पे लिखा होगा वो आपने बताना है या करना है, जो भी है। तो ये अभी इसलिए पहला है ना, पहले प्रोग्राम में होता है कि ये बंदे के पास सवाल भी ऐसे नहीं होते या इस तरह के जो है ना। ये जो लिखा है कोई एक गाना सुना है जो आप हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। बिल्कुल, आपको वो तो सुनाना हम तो गुनगुनाते ही नहीं है गाना, पहली तो बात यही है। नहीं, कोई एक तो सुनाना पड़ेगा आपको। मुझे गाना आता ही नहीं है भाई। बेशक नहीं आता ना, कोई एक फिक्रा गा दें, कोई मिसाल के तौर पे कुछ ना कुछ तो आता होगा ना। कोई आप हिंट देना तो मुझे याद आएगा ना, कोई पुराना सा गाना हिंट दें कोई। अच्छा, वो भी मैं हिंट दूँ? अच्छा, ये आपके लिए पर्ची बनाई है, तो ये आपने अभी जो है ना वो गाना सुनाना है। ये आप कोई भी सुना दें, नूरजहां का सुना दें, कोई लता का सुना दें। नहीं, थोड़ा सा इसको कुछ चेंज नहीं हो सकते इसमें? चेंजिंग कर लें आप, क्या चेंजिंग करना चाहते हैं? कोई एक इकबाल का शेर सुना देते हैं। चलो इस तरह कर लें। जी दोस्तों, मैं हमारे जो है मेहमान हैं, उनको आज गाना नहीं कोई भी आता। गाना मिसाल के तौर पे वो कभी उन्होंने गुनगुनाया ही नहीं, तो वो कह रहे हैं कि इकबाल का शेर, तो चलो सुनते हैं सर। जी सर। बरसरे हरदाना नविश्ता आया, फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। खाले में अभी इसका ट्रांसलेट भी करें सर। इसका सब लोगों को ये जानते हैं। नहीं, वो फलां फारसी। इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां, जो भी ज़रा ज़रा होता है उस पे खाने वाले का जो नाम लिखा होता है। इंसान को थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कुदरत की तरफ से जो मंजूर होता है वो ज़रूर मिलता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो दोस्तों, अरफान भाई का कहने का मकसद है कि खाने खाने पे लिखा है दाने वाले का नाम, कि मिसाल के तौर पे जो आपके नसीब में लिखा है वो अल्लाह पाक ने आपको देना ही देना है। तो ये जो होता है कि मैं कोरिया जाऊंगा तो खाऊंगा, या मैं पाकिस्तान में जो है ना वो जो है ना यूरोप जाऊंगा तो खाऊंगा, ये गलत बात है। अल्लाह पाक ने जिधर जिधर किसी का रिज़्क लिखा है उसने उधर उधर जाना है, उधर उधर से वो दाना चुनना है। तो ये था आज का प्रोग्राम। इसमें मैंने कोशिश की कि मैं अपने जो है ना दोस्तों को एक नया जो है ना वो नया, सारे यूट्यूबर भाइयों ने बड़े प्रोग्राम बनाए हुए हैं, फेसबुक पे भी लाइव आते हैं, यूट्यूब पे भी लाइव आते हैं, और बहुत से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने जो है ना कोरियन दोस्तों से, भाइयों से जो इधर काम कर रहे हैं, मज़दूरी की गर्ज से आए हुए हैं मेरे भाई। तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं हर वीकेंड पे किसी अपने एक भाई की कहानी, कोई भी, अगर मिसाल के तौर पे किसी के पास कोई टैलेंट है, किसी के पास कोई कहानी है, किसी के पास कोई, आप ये कह सकते हैं कि स्टोरी है, उसकी अपनी स्टोरी, तो वो इधर, ये मेरा जो प्लेटफार्म है अनपढ़ सहाफ़ी का, ये उसके लिए हाज़िर है। तो
आप लोगों हमें दीजिए इजाज़त। सबसे बाद में कुछ कहना चाहूँगा। जी जी। जो आपने पहले कहा कि हम एज आ वर्कर आते हैं, यहाँ काम करने के लिए आते हैं, आप एज आ वर्कर आकर यहाँ वीज़ा चेंज करके जो है वो आप बिजनेस वीज़े में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी मेहनत होगी। हम इंशाल्लाह इसी चैनल में, अनपढ़ सहाफ़ी के चैनल में, हम इंशाल्लाह इस बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। इसके बाद आप E74 अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद F26, और F26 जो होता है उसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आपको कोई बंदिश नहीं होती है ना। तो इंशाल्लाह इसी चैनल में हम इस बारे में भी आगाही देंगे। वो सारा कुछ तो सर मेहनत पे है। वो अगर कोई बंदा ये कहे कि सो के तो मैं वो सारा कुछ हासिल कर लूँगा तो ये गलत बात है। हाँ, मेहनत करने से इंसान हर वो चीज़ पा लेता है जिसकी वो तमन्ना करता है, लेकिन उसके लिए मेहनत दरकार है। तो दोस्तों, जो मेरे भाई पाकिस्तान में कोरिया आना चाहते हैं वो अभी ये जो कुर्रानंदाज़ी आई है उसमें अप्लाई करें, और किसी एजेंट से, ख़ासकर जो एजेंट है उनसे बचना है, और डायरेक्ट ओवरसीज़ में वो जो है ना अप्लाई करें। और ओवरसीज़ वाले ख़ुद क्लासें भी करवा रहे हैं, प्राइवेट लोग भी करवा रहे हैं, उनसे भी आप जो है ना मिसाल के तौर पे अपने अपने एरिया में जिनको जो एकेडमी करीब पड़ती है जिस पे कम ख़र्चा आता है। मेरे नज़दीक तो मुझे ये पता है क्योंकि मैंने ओवरसीज़ के थ्रू क्लासें की थी, तो मेरा टोटल ख़र्चा मेरे ख्याल में 7,000 रुपये उनकी फ़ीस थी जी। और उसके अलावा वो जो अपना होटल का ख़र्चा वगैरह था वो मैं, क्योंकि उधर इस्लामाबाद में रहता था, वो मेरा नहीं हुआ था। तो मैं तो दोस्तों को ये रिकमेंड करूँगा कि सारे जो है ना ओवरसीज़ में फ़ीस बहुत कम है, लेकिन पढ़ाते सारे सेम ही हैं। पढ़ना आपने खुद होता है, पढ़ाते सारे सेम ही हैं। जो तैयारी करनी है वो आपने खुद करनी है। तो मेहनत करें, 99% मेहनत, 1% लक। तो हमें आज दीजिए इजाज़त। दोबारा मैं इस पे ख़त्म करना चाहता हूँ, तो अरफान भाई ने बात स्टार्ट कर दी। अभी आज इसको इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं उनको बेहतर करूँगा और आपके साथ एक नए मेहमान के साथ हाज़िर हूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका निगहबान। ओके, अल्लाह हाफिज़।